जी सर। तो अभी अगर बिहार इलेक्शंस की बात करें सर, तो हम्म। क्या माहौल दिख रहा है सर? कम से कम महागठबंधन यूनाइटेड तो दिख रहा है, और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी उन्होंने दिखा दिया है। नीतीश कुमार का तो अभी आता पता नहीं है सर। देखिए, मेरा मानना है कि कशमकश है। लड़ाई इस वक्त अच्छी अच्छी है। और इस मायने में मैं ये कहूंगा कि 20 साल शासन में रहने के बावजूद भी अगर एनडीए गठबंधन लड़ाई के अंदर दिखाई पड़ रहा है या मजबूती दिखा रहा है, तो कम से कम ये एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए कही जा सकती है। दूसरी तरफ हम ये भूल जाते हैं कि आज की तारीख में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए विपक्षी पार्टियों के प्रति जिस तरीके से पूरे सिस्टम का रवैया है, वो और उसके बावजूद अगर वो लड़ाई में है तो ये उनके लिए भी एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। अन्यथा एसआईआर के लिस्ट में तो पहले दिन से सवाल खड़ा किया जा रहा था कि भाई उन लोगों के नाम काटे जाएंगे जो दरअसल महागठबंधन को या विपक्षी पार्टियों को वोट देते आए हैं। और अभी इस पूरी मामले की तस्दीक तो नहीं हो पाई है, लेकिन शक तो है इस बात को लेके। चुनाव के ठीक पहले आप देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को नोटिसें मिल जाती हैं। उनको अदालत, और बल्कि मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ रहा है कि 11 तारीख को वोटिंग है और 10 तारीख को अदालत के अंदर सुनवाई है। जो मामला लंबे समय से निलंबित पड़ा हुआ था, उस मामले में अचानक चार्जेस फ्रेम होने लगते हैं। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, ये परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि आज की तारीख में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर या भारतीय चुनावी व्यवस्था के अंदर विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना भी आसान नहीं रह गया है। सारी परिस्थितियों को उनके खिलाफ कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के समय आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस पार्टी का खाता सील कर दिया गया था। आप सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और ठीक चुनाव के ऐन वक्त पे उसके खाते को आप सील कर दे, उसके बैंक अकाउंट को सील कर दे, तो फिर चुनाव लड़ेगा कैसे? और क्या ये महज एक टेक्निकल लीगल कार्रवाई होती है या ये एक पॉलिटिकल कार्रवाई थी? आपको अब जब अकाउंट बैंक का, कांग्रेस का बैंक का अकाउंट सीज हो गया, चुनाव खत्म हो गया, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्या फॉलो अप एक्शन हुआ और क्या वो फॉलो अप एक्शन फिर जब अगला चुनाव होगा तब उस वक्त होगा? तो भाई अगर आपको लगता था कि उन्होंने गलत किया था तो कम से कम कुछ तो कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन आप 1.5 साल से आपने कोई सुना कोई कार्रवाई हुई कांग्रेस के बैंक अकाउंट को लेकर? किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। तो महागठबंधन ने सर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तो दे दिया है, लेकिन एनडीए नहीं दे पा रहा, तो ये बहुत सामान्य चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे। ये कुछ देखिए असर पड़ेगा सर इस इलेक्शन पे? रविंद्र जी, एक बात समझिए कि हम आजकल जिस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें सवाल ये पूछा ही नहीं जा रहा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही। सवाल ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से गायब है बिहार के चुनाव में। जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे तब ये नैरेटिव चलाया गया कि देखिए राहुल गांधी की वजह से तेजस्वी का चुनाव बिगड़ गया। जब राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं तब यह कहा जा राहुल गांधी नहीं जा रहे इसलिए तेजस्वी का चुनाव बिगड़ रहा है। मतलब वो जाएं तो चुनाव बिगड़ता है, नहीं जाएं तो चुनाव बिगड़ता है। और हमारे मीडिया के साथी इसको बड़े बड़े हेडलाइंस के तौर पर चलाते हैं, उसमें बड़े बड़े डिबेट्स करते हैं। वो ये डिबेट नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, एनडीए की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं पेश कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? एक ही मजबूरी हो सकती है कि अगर अगर आपको लगता है रेस में, अगर किसी को लगता है कि घोड़ा हार सकता है तो कोई उस पर दांव नहीं लगाता। अगर घोड़ा जीतता होता तो उस पर लपक के दांव लगा लेते। आपको याद होगा 2020 में जब इस तरीके की अटकलें चल रही थी तो अमित शाह जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, चुनाव बाद भी वही मुख्यमंत्री होंगे, और अब सारी शंकाओं पे आशंकाओं पे मैं फुल स्टॉप लगाता हूं। 2020 में उनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो 2025 में क्या दिक्कत है? इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार अब जिताऊ घोड़े नहीं रह गए हैं। इसका तो यही अर्थ निकलना चाहिए। या फिर यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर दिया कि नीतीश के कंधे पर सवार होके बहुत राजनीति कर ली, अब हमें अपने बल पे राजनीति करनी है और हमें अपने बल पे सरकार बनानी है। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान तो नीतीश कुमार का है। बिल्कुल सर। तो और अगर ये कंफ्यूजन बना रहता है तो जो नीतीश कुमार को वोट देने वाला तबका है, क्या वो चुप बैठा रहेगा? क्या वो पहले की तरीके से इंडिया गठबंधन को वोट देगा?
अगर उसके मन में ये शंका होगी कि हम अगर वोट देंगे एनडीए गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी को, तो हमारा नेता तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं, तो हम क्यों उनको वोट दें। तो ये इस कंफ्यूजन की वजह से बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा। और जो दूसरा बड़ा नुकसान होगा कि 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार, किसी भी नेता के लिए बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। आप बहाने कुछ भी कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 20 सालों में सिर्फ 2005 से लेकर 2010 का अगर वक्त छोड़ दें तो बिहार के अंदर काम ऐसा नहीं हुआ जिसके ऊपर एनडीए सरकार गर्व कर सके। आज भी वहां मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 2022 का जो कास्ट सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट कहती है सिर्फ 4% लोग बिहार के अंदर हैं जिनकी आय, मंथली आय 50,000 से ज्यादा है। सिर्फ 4% लोग। दिल्ली जैसे शहर में हर दूसरे आदमी की आय जो है 50,000 से ज्यादा होगी। तो 34% लोग वो परिवार हैं जो 6,000 रुपए या उससे कम में अपना घर चलाते हैं। 6,000 रुपए। अगर एक परिवार में मिनिमम 4 लोग भी हों तो क्या 6,000 में एक परिवार अपना गुजारा बसर कर सकता है? बिहार में सिर्फ 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं। बिहार में 95.49% लोगों के पास व्हीकल नहीं है। कितनी गरीबी गुर्बत है वहां पे। और अखबारों में देखिए तो लिखा जाता है जैसे लगता है बिहार काया पलट हो गया है। और ये उनकी अपनी खुद की रिपोर्ट है। जब आप ये सवाल खड़े करते हैं तो हमले आपके ऊपर हो जाते हैं कि आप तो नीतीश कुमार से नफरत करते हैं। आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी वही भाषा बोलने लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा। सेम हो गई। एक्जैक्टली वही भाषा, उसी टोन में बात करते हैं। तो मेरा तो मानना यह कि इस चुनाव के बाद सवाल यह होना चाहिए कि क्या जनता दल यूनाइटेड बचेगा भी या नहीं बचेगा, और अगर बचेगा तो किस फॉर्म में बचेगा। क्या जनता दल यूनाइटेड का पूरी तरीके से भाजपाईकरण हो चुका है या भी कुछ बचा है उसमें? मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ललन सिंह को सुना जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे। उनके भाषण को आप अगर हटा दीजिए, ललन सिंह का चेहरा हटा दीजिए और तब सुनिए, आपको लगेगा ही नहीं कि वो जनता दल यूनाइटेड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं कोटे से या फिर भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री हैं। तो ये जो भाजपाईकरण हुआ है चिराग पासवान की पार्टी का या फिर जनता दल यूनाइटेड का, इसीलिए इस बार आप देख लीजिए कितने मुसलमान लोगों को उन्होंने कैंडिडेट बनाया। उन्होंने ऑल टाइम लो है। बिल्कुल लो है। आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार की सेहत क्या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है सर? जो व्यक्ति दवाई से लेके जिनके हेल्थ का खर्चा, जिनके रहने सहने का खर्चा बिहार का करदाता देता है, उस व्यक्ति के बारे में क्या वहां के लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए सर कि वो ठीक है कि नहीं है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपकी तबीयत खराब हो या आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो तो जहां आप नौकरी कर रहे होंगे वहां के लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे? बिल्कुल सर, वो दया भाव रखेंगे सर अगर तबीयत खराब है तो। और वो हाँ, और अगर लंबे समय तक अगर आपकी तबीयत खराब हो नहीं सर, मुझे घर बिठा देंगे। तो घर बिठा देंगे। तो जिस आदमी की जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश को चलाने की, अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, और हम सब लोगों को चिंता होनी चाहिए एक व्यक्ति के नाते। भाई नीतीश कुमार देश के बड़े नेता है, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एक मानव स्वभाव है कि हमें उसको लेकर चिंता होनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर वो वाकई में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर यह सवाल उठना चाहिए वो बिहार को कैसे चलाएंगे। अमेरिका के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वास्थ्य वहां एक बड़ा मुद्दा था। वो दूसरी बार चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जन दबाव और राजनीतिक दबाव इतना हुआ कि उनको हटना पड़ा रेस से। तो जो आदमी मुख्यमंत्री होने वाला है, जो आदमी पूरी तरीके से फिट नहीं है, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम में एक प्लेयर ऐसा भी होगा जो पूरी तरीके से फिट नहीं होगा और खेलेगा मैच? तो क्रिकेट के मैदान हो या राजनीति का मैदान, फिटनेस तो होनी चाहिए ना भाई। आपकी मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, आपकी फिजिकल अलर्टनेस होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी या कैबिनेट की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी इतने दबाव में जीता है, वो 24 घंटे उसको काम करने पड़ते हैं। अगर आप स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं तो आप कैसे चलाएंगे प्रदेश को? लेकिन इस पर अगर आप डिबेट करिए तो लोग इसको कहते हैं ये आप तो व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत हमले का प्रश्न ही नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर
एक नेता को, जो आपका नेता है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर गहरी चर्चा होनी चाहिए और ये पूछा जाना चाहिए, इज ही फिजिकली एंड मेंटली अलर्ट इनफ टू रन द स्टेट। बिल्कुल। और सर, ये देश तो वो है जिसका बंटवारा इस वजह से हो गया कि हमको पता नहीं था एक व्यक्ति का सेहत कैसी है जिन्ना की। बिल्कुल नहीं तो नहीं तो शायद बिल्कुल, आपने हमारा बिल्कुल बंटवारा ही सही ना होता। कहा। बहुत सारे लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जिन्ना की बीमारी को लंबे समय तक छुपाया गया था बिल्कुल। और उनके उनके डॉक्टर ने बाद में ये रहस्य उद्घाटन किया था। और लोग कहते हैं अगर जिन्ना की बीमारी का अंदाजा अगर होता तो शायद देश का बंटवारा भी नहीं होता। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत समय दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक वेरी यू मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय।